में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी। पाठ नंबर 4 मिठाई वाला कहानी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। क्या कहता? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो जाए, हो उठे, उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका मतलब जैसे बच्चे पूछते हैं इसका दाम क्या है, ऑल इचका क्या है, ऑल इच क्या, ऐसे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चिन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छिंदले। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैचा छिंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 20-32 का 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया
उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं, कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही सोच समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो, ठो निकाल दो। जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, मुझको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा,
ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दो अन्नी हैं। तो क्या हुआ? ये लो पैसे, वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह ले लो, यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ने कराए सो थोड़ा। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8-10 मास सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर सुनकर, स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें खैर में क्या खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली।
रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों से मैं डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, मतलब कभी नहीं मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ने जन्मे ही होंगे। इसी तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे उन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों, वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसे की कमी थोड़े ही है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की दो पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा। उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसको लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। ये थी कहानी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। केवल पढ़ने के लिए। फेरी वालों की आवाज़ें। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह है
यह थी कि वे अपने सौदों को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में और अक्सर सुरीले सुरीले स्वर में और कभी-कभी तो गाकर बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाज़ारों, कूचों में फेरी वालों की आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता था कि इस्फ़ान के शायर चौक में गज़ल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज़ें लगाते वे आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता, या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ लेते, लेकिन कुछ भी कहते, गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज़ न भी लेनी चाहिए होती तो भी फेरी वाले की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुग़लों के ज़माने में शाहजहाँ के काल से शुरू हुआ। शाहजहाँ की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचें, ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सकें। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, केराने का लड़ुआ, सरौली की बहार, लड्डू है पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सब में बाजी ले जाता। नन्हे के अब्बा, चक्कू लाना, चक्के लेना, सच्ची कहना, फीके या मीठे। बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा, शकरकंदी। ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में। महेश्वर दयाल की पुस्तक दिल्ली जो एक शहर है से ये लिया गया है। तो ये थी मिठाई वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।